आगा खान एग्ज़ामिनेशन बोर्ड एसएससी पार्ट 2 में पाकिस्तान स्टडीज़ हम कर रहे हैं। हम इसके पहला चैप्टर यानी कि SLO 6.1, 2 और 3 कर चुके हैं। आज हमने SLO 7.1 करना है। तो हमारे पास इस SLO में 4 सब टॉपिक्स हैं जिसमें हमने बात करनी है। सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशंस करेंगे सेंसस की, पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन और डेमोग्राफी की। उसके बाद मैं आपको जो है वो कुछ डेटा दिखाऊंगा PBS से, जिसके ज़रिए हम जो है वो डेथ रेट, बर्थ रेट और नेचुरल इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन एज अ होल हम बात करेंगे। वो मैं आपको डेटा दिखाऊंगा कहाँ से आया, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल को हम समझने की कोशिश करेंगे और उस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के अकॉर्डिंग हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ को कंपेयर करेंगे। फिर फाइनली हम जो है वो पाकिस्तान में की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके अंदर जो फैक्टर्स हैं, जिसमें सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं या उनका क्या रोल है, उस तरीके को, उस चीज़ को हम जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बुनियादी जो इसमें हमारे पास टॉपिक्स हैं या कह लें कि जो कॉन्सेप्ट हैं छोटे, वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सेंसस होती है। अ सेंसस इज़ अ सिस्टमैटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन ऑफ डेटा अबाउट अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन। यानी कि एक सेंसस जो है वो एक सिस्टमैटिक वे है कि जिसके ज़रिए हम किसी भी पॉपुलेशन के से डेटा कलेक्ट करते हैं, और वो डेटा किसी भी तरह का हो सकता है। वो आगे चल के भी मैं आपको दिखाता हूँ। इट इज़ टिपिकली कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स। कोशिश की जाती है कि रेगुलर इंटरवल्स यानी कि वक्फे से जो है वो सेंसस होती रहे। पाकिस्तान में अमूमी तौर पर हर 10 साल बाद जो है वो सेंसस की जाती है, सिस्टम रखा है। तो एक रेगुलर इंटरवल से सेंसस का होना बहुत ज़रूरी है। उसमें ये होता है कि हमारा जो डेटा है वो हमें एग्जैक्टली पता रहता है कि ये आज से 10 साल पहले हम यहाँ पे खड़े थे या 5 साल पहले हमारी ये सूरत हाल थी। अब 5 साल गुजर गए हैं और अब हम इस पोजीशन पर आ गए हैं। तो क्या हमने क्या इंक्रीज़ क्या किया, डिक्रीज़ क्या किया, हम प्रोग्रेस कितना किया हमने, किन एरियाज़ में हम अभी भी पीछे हैं, ये सारे का सारा जो डेटा है ये हमें सेंसस से मिल जाता है। इसके बाद अगला ये जो पाकिस्तान में सेंसस हुआ था 2017 में, छठी सेंसस हुई थी, ये उसका सेंसस फॉर्म मैंने आपको ये शो करवा रहा हूँ। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये फॉर्म सारा डेवलप किया गया, बनाया गया। अगर आप में से किसी को याद हो, आप छोटे होंगे तब अमूमी तौर पर, तो 2017 में ये सेंसस हुआ था। तो इस तरह का पेज जो है वो लेकर लोग, आपके जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे थे, वो आपके घर आए थे और उन्होंने ये फॉर्म आपसे फिल करवाए थे। तो ये फैमिली फॉर्म है। इस सेंसस का इस्तेमाल जो इसमें किया गया था, इसमें देखें आप, बहुत तफसील के साथ एक एक चीज़ जो है वो पूछी जाती है। बाथरूम, लैट्रीन, फ्यूल, किचन, आप ड्रिंकिंग वाटर आउटसाइड से लेते हैं या इनसाइड आपके घर का ज़मीनी पानी है, घर की तामीर कब हुई थी, मालिक कौन है, कमरे कितने हैं। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन, मोबाइल फ़ोन कितने हैं, टेलीफोन लगा है, न्यूज़पेपर आता है घर में, फैमिली मेम्बर बाहर रहते हैं नहीं रहते, माँ की ज़ुबान कौन सी है, मैरिटल स्टेटस कैसा है, एजुकेशन का लेवल क्या है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंसस के ज़रिए कलेक्ट की जाती है और फिर उसका डेटा बनाया जाता है। तो इससे हमें पता चलता है, डेटा को जब बाद में ऑर्गेनाइज करके रिज़ल्ट निकाले जाते हैं, फिर हमें पता चलता है कि आया जो मुल्क है वो तरक्की की है उसने या पीछे रह गया है। उसके बाद अगला जो हमारा डेफिनेशन है वो पॉपुलेशन ग्रोथ की है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन ओवर टाइम। बेसिकली पॉपुलेशन ग्रोथ एक ऐसी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक ख़ास वक्त से लेकर दूसरे वक्त तक, यानी कि लेट्स से कि 2010 से लेकर 2020 तक पॉपुलेशन में कितनी ग्रोथ आई है, 10 साल के अंदर पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ किया, इस चीज़ को हम कहते हैं दिस इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज बर्थ रेट्स, डेथ रेट्स, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। अब
ये पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो हाईली अफेक्ट होती है कि बच्चे कितने पैदा हो रहे हैं या कितने अफराद जो हैं वो वफात पा रहे हैं, कितने लोग जो हैं वो मुल्क के अंदर आ रहे हैं, कितने लोग जो हैं वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। इमिग्रेशन जो है वो कहते हैं कि अंदर आना, और एमिग्रेशन कहते हैं बाहर जाने को। ठीक है, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत हाई हो जाए, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ का नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं उसकी वजह से, जिसमें सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल इम्प्लिकेशन पड़ते हैं। सोशल फैक्टर इस तरीके से कि ऑब्वियसली अगर मिसाल के तौर पर एक एरिया है, वहाँ पर एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर एट वन टाइम, एट एनी गिवन टाइम जो है वो 500 अफराद के, 500 मरीज़ों के चेकअप का, इलाज का यानी कि निज़ाम वहाँ पर मौजूद है। ठीक है, और उस एरिया की पॉपुलेशन, लेट्स सपोज कि उस एरिया की पॉपुलेशन जो है वो 20,000 है। ठीक है, तो यानी कि 20,000 की पॉपुलेशन में से अगर 500 अफराद भी खुदा न खास्ता यक व मुश्त जो है वो बीमार हो जाए, तो हॉस्पिटल जो है वो उनकी तमाम तर ज़रूरियात को पूरी कर सकता है। लेकिन अगर पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाए तो अचानक से वो 20,000 की पॉपुलेशन 25,000 या 30,000 हो जाए, तो इसका हॉस्पिटल तो वहीं का वहीं रहा ना, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर आने वाले मरीज़ों की तादाद ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो हॉस्पिटल में काम करने वाला जो स्टाफ होगा, जो डॉक्टर्स होंगे, वो भी थक जाएंगे चेक कर करके। वो प्रॉपर तरीके से उसका इलाज नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से चेकिंग नहीं होगी, क्योंकि थक जाएंगे ना, कैपेसिटी ओवरलोड हो जाएगी, तो जिसकी वजह से सही तरीके से काम नहीं होगा, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर गिरेगा, फिर इकॉनमी वो बहुत बुरी तरह से हिट होती है। अब एक रीजन है वहाँ पे, इसी शहर की बात कर लेते हैं कि 20,000 की पॉपुलेशन है। 20,000 की पॉपुलेशन के अंदर जो मार्केट्स हैं, जो दुकानदार है, जो या जो भी तिजारत ताजिर है, वो चीज़ जो है वो अपने एक रेट के ऊपर दे रहा है। ठीक है, अब उस रेट के ऊपर देने से वो फिक्स है, उसे पता है कि अगर मैं इस चीज़ को सेल नहीं करूँगा, मिसाल के तौर पर वो एक सूट है, एक कपड़ा है, तो वो अगर वो 1500 रुपये का सेल कर रहा है, तो उसकी पॉपुलेशन वो 20,000 या उसकी मार्केट उतनी है, वो सेल कर सकता है 1500 का। लेकिन अगर पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी तो वो क्या करेगा, वो अपने रेट को बढ़ा देगा, क्योंकि उसकी डिमांड इंक्रीज़ कर गई है। अब वो 1500 के बजाय वो 2000 का सेल करेगा, और 2000 का भी ख़रीदार होगा। क्यों? क्योंकि उसके ज़हन में ये होगा, इन्होंने नहीं लिया, अगला आएगा, अगला ले लेगा, अगला आएगा, अगला ले लेगा। बिल आखिर उसकी चीज़ बिक जानी है, और उसकी चीज़ अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन में उसकी चीज़ सेल हो जानी है। तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ने से रेट बढ़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, महंगाई बढ़ जाती है। तो इसी तरह इन्वायरमेंटल इम्प्लिकेशन होते हैं। ज़ाहिर सी बात, जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब है कि वहाँ पे लोगों को रहने के लिए घरों की ज़रूरत है, तो इसका मतलब है कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो ख़त्म होगा। ठीक है, उस ज़मीन जो एग्रीकल्चरल एरिया है उसको ख़त्म करके तो वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बनेंगी, घर बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली पॉपुलेशन है, जब उन्होंने वहाँ पे आके रहना है तो उन्हें एक घर चाहिए, तो घर बनेगा। तो इसकी वजह से इन्वायरमेंटल इम्प्लिकेशन भी पॉपुलेशन ग्रोथ के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर उसके बाद अर्बनाइजेशन, वो फिनोमिना, उस फिनोमिना को कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं बाय विच an increasing proportion of a population lives in cities and towns leading to the growth and expansion of urban areas। ये सेम एग्जांपल जो भी मैंने आपको दिया है, ये सेम एग्जांपल अर्बनाइजेशन की ही एग्जांपल है, बुनियादी तौर पर कि एक शहर है, उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है, उसके अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वो उतने ही अपने शहरियों के लिए बना हुआ है। लेकिन अचानक से लोग जो हैं वो गांव से उठकर शहरों में आने लग पड़ते हैं, और शहरों की जो पॉपुलेशन है वो एकदम से एक्सपेंड कर जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन उसके मुकाबिल पर जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहीं का वहीं रहता है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके साथ साथ डेवलप नहीं होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो अभी मैंने हाईलाइट की हैं वो पैदा हो जाती हैं। उसके बाद माइग्रेशन है। माइग्रेशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह लोगों की हिजरत कर जाने को माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, ऑफ्टन
with the intention of establishing a new permanent और सेमी परमानेंट रेजिडेंस। अमूमी तौर पर माइग्रेशन जो है वो इस वजह से की जाती है कि एक एरिया में वहाँ के जो माशी हालात हैं या सोशल जो स्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा नहीं होता। मिसाल जैसे लेट्स सपोज के गांव हैं, गांव में सहूलियात नहीं है, तो वो लोग अमूमी तौर पर क्या प्रेफर करते हैं कि चले हम जो है ना वो यहाँ से अपना जो है वो रेजिडेंसी मूव कर देते हैं, या तो वो परमानेंटली शहरों में चले जाते हैं या फिर सेमी परमानेंट यानी कि कुछ अपनी जो है वो रोज़गार के सिलसिले से वो बाहर जाके शहरों में काम करते हैं और फिर महीने में 2-3 छुट्टियां करके तो घर वापस आके तो घर जो है वो गांव में होता है और घर में रहते हैं। उस सूरत में सेमी परमानेंट रेजिडेंस हो जाती है कि यानी कि काम शहरों में करते हैं या काम एक जगह पर करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो वापस जो है वो दूसरी जगह पर थोड़ी देर के लिए दोबारा वापस आ जाते हैं। तो ये सेमी परमानेंट रेजिडेंस होती है। पीपल में माइग्रेट फॉर वेरियस रीजंस। ज़ाहिर सी बात है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है तो आमदनी जो है वो थोड़ी है, तो कोशिश होती है इंसान की कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जो है वो जनरेट कर सके। और एक ऐसे एरिया में अगर रहता है जहाँ पे इनकम के ज़रिए नहीं है तो फिर वो बेचारा जो है वो मजबूर होता है कि वो माइग्रेट कर जाए और फिर दूसरे शहर में जाके जॉब वगैरह करता है। ठीक है। इसी तरह बिटवीन कंट्रीज़ भी माइग्रेशन होती है जिसको हम इंटरनेशनल माइग्रेशन कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ अपनी कंट्री में नहीं है। जैसे पाकिस्तान में ये बहुत बड़े प्रॉब्लम है कि जिसको भी मौका मिलता है, जिसको भी चांस मिलता है वो पाकिस्तान से बाहर यूरोप में चले जाता है, कनाडा अमेरिका में चले जाता है, माइग्रेट कर जाता है। तो माइग्रेशन जो है वो ना सिर्फ ये कि शहरों से देहातों की तरफ होती है या शहर से बड़े शहर की तरफ होती है, बल्कि कंट्री टू कंट्री भी माइग्रेशन हो जाती है। ठीक है। उसके बाद आखिर में डेमोग्राफी है। डेमोग्राफी बुनियादी तौर पर ये स्टडी है, ठीक है, ये फील्ड है सोशल साइंस की। डेमोग्राफी ये फील्ड है जिसके अंदर हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिकल डाटा, जो कि अभी मैं आपके सामने प्रेजेंट भी करूँगा। ठीक है। तो डेमोग्राफी इज़ द लार्जर स्फीयर, लाइक जिस तरह आपकी नेचुरल साइंस की आपकी सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, इसी तरह सोशल साइंस की ये फील्ड है डेमोग्राफी। इट प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन growth, the distribution of population and the impact of these factors on the social, economic and political aspects of the society. Demographic analysis helps to understand the trends, make projections and inform policies related to the population dynamics. बुनियादी तौर पर जो है वो हम डेमोग्राफिक एनालिसिस करते हैं, उससे हमारे पास रिज़ल्ट आता है और उस रिज़ल्ट की बेस पर हम जो है वो आगे अपनी सोशल या जो भी पॉलिटिकल कैंपेन्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है उसको हम प्लान करते हैं। ये पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स है, इसकी एनुअल रिपोर्ट होती है। जब भी सर्वे होता है तो उसमें पाकिस्तान डेमोग्राफिक सर्वे 2020 ये मैं आपको दिखाने लगा। और नवंबर 2022 में ये पब्लिकेशन हुई है। ठीक है। इधर से मैं आपको कुछ डेटा बताता हूँ जहाँ से हम जो है वो ये बर्थ रेट, डेथ रेट जो है इसको बना सकते हैं ग्राफ्स, और स्टैटिस्टिकली हम इसको एनालाइज करते हैं। अब ये कुछ जनरल उसके इंसाइट्स हैं, प्रीफेस दी हुई है, कुछ एक्नॉलेजमेंट्स हैं, कुछ कंट्रीब्यूटर्स हैं कि कौन कौन इसमें शामिल रही, टीम्स कैसी रही, इसके कुछ कंटेंट्स हैं। वी विल जस्ट कम टू द एंड। कुछ मेन समरी की बात करते हैं अगर हम, तो पाकिस्तान की अकॉर्डिंग टू दिस डेटा 2020 का ये डेटा है, 2020 में ये सेंसस हुई है और नवंबर 2022 में इसकी रिपोर्ट पब्लिकेशन होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेटा रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज़ का मतलब ये है कि नेचुरली बच्चों के पैदा होने और लोगों के मरने के बीच में जो डिफरेंस है, यानी कि जो कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग कितने बच्चे मारे हैं, तो वो 2% है कि रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज़ कितना है, 2 है। यानी कि अगर एक बच्चा एक फ़र्द डेथ मर रहा है तो उसके मुकाबले पर 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान में। ठीक है। तो रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज़ पाकिस्तान का 2 आया है। फिर उसके बाद क्रूड डेथ रेट
कहते हैं नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग अ ईयर पर 1000 पर्सन, कि यानी कि अगर 1000 लोग हैं तो 1000 लोगों में से कितने लोग मर रहे हैं एक साल के अंदर, इसको हम कहते हैं क्रूड डेथ रेट। अगेन बता दूं, 1000 लोग हैं, ठीक है, 1000 लोग एक साल के लिए एक जगह पर रह रहे हैं, ठीक है, तो उनमें से कितने लोग मर जाएंगे एक साल में, उसको हम कहते हैं कि ये क्रूड डेथ रेट है। तो पाकिस्तान का क्रूड डेथ रेट जो है वो 6.7 है, कि यानी कि 1000 लोगों में से 6.7 पीपल डाई एवरी ईयर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये बहुत हाई है, 56 है, ये एक बहुत हाई है। इन्फेंट मोर्टेलिटी, इन्फेंट कहते हैं ऐसे बच्चे को जिसकी उम्र 1 साल से कम होती है, यानी कि अभी उस बच्चे को पैदा हुए 365 डेज नहीं हुए और वो मर गया है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो इसी तरह जिस तरह क्रूड डेथ रेट 1000 लोगों में से होती है। अब 1000 लोग कुछ भी हो सकते हैं, इसमें सब शामिल है, इसमें बुज़ुर्ग भी शामिल है, इसमें बच्चे भी शामिल है, इसमें ख़वातीन भी शामिल है, इसमें मर्द भी शामिल है, इसमें थर्ड जेंडर भी शामिल है, इसमें सब शामिल है, ठीक है। जबकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे शामिल होते हैं जिनकी उम्र 1 साल से कम होती है, ठीक है। तो यानी कि अगर 1000 बच्चा पैदा हुआ है तो उन 1000 बच्चों में से 56 बच्चे अपनी पैदाइश के पहले साल में ही मर जाते हैं, जो कि बहुत हाई नंबर है पाकिस्तान में। उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये है कि अमूमी तौर पर, आम तौर पर एक मुल्क के शहरी जो हैं वो कितनी देर तक ज़िंदा रहते हैं, एवरेज ज़िंदगी की उम्र कितनी है। एवरेज इंसान पाकिस्तान में अगर आप रह रहे हैं, पाकिस्तान में आप पैदा हुए हैं और पाकिस्तान में आप मर रहे हैं, तो अमूमी तौर पर आप कितने साल ज़िंदा रहेंगे। तो पाकिस्तान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 65 है, यानी कि अमूमी एक पाकिस्तानी ऑन एवरेज 65 साल ज़िंदा रहता है और उसके बाद वो मर जाता है। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं वो 70, 75, 72 साल, 75, 80, 90 तक बाज़ लोग चले जाते हैं, ठीक है, बट वो उनका जो नंबर है वो बहुत थोड़ा है एज़ कम्पेयर टू दैट। 50 साल में, 55 साल में, 60 साल की उम्र में जो डेथ्स हो जाती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी पाकिस्तान की 65 है, कि 65 साल की उम्र में जो है अमूमी तौर पर पाकिस्तानी जो है वो मर जाता है। उसके बाद टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट किसको कहते हैं, मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमन हैव बाय एज 50। इसका मतलब ये है, टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं कि एक खातून है 50 साल की उम्र से पहले तक, 50 साल की उम्र से पहले तक ऑन एवरेज कितने बच्चे पैदा करती है। तो वो टोटल फर्टिलिटी रेट हमारा 3.7 है, विच इज़ अगेन वेरी हाई, कि यानी कि औरत जो है वो 50 साल से पहले तक, अपनी उम्र के 50 साल से पहले तक ऑन एवरेज 3.7 बच्चे पैदा करती है, विच इज़ अगेन वेरी हाई। दिस नंबर शुड बी बिलो 3, यानी कि 3 बच्चे या 3 से कम बच्चे बिलो होना ज़रूरी है। बट पाकिस्तान में ये नंबर जो है वो अगेन बहुत हाई है। दैट मीन्स कि पाकिस्तान में बच्चे पैदा होने की शरह बहुत ज़्यादा है और इसी तरह बच्चों के मरने की शरह, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जनरल फर्टिलिटी रेट। जनरल फर्टिलिटी रेट किसको कहते हैं, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन करंटली बीइंग बोर्न टू वुमन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज इन अ गिवन पीरियड। इसका मतलब ये है कि कितने बच्चे एक औरत पैदा कर रही है। 15 साल से 49 ईयर तक की औरत, 15 साल से 49 ईयर तक की जो औरत है वो ऑन एवरेज कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो ये अगेन ये 124 है, ये नंबर भी बहुत ज़्यादा हाई है। आखिर में हमारे पास क्रूड बर्थ रेट है। क्रूड बर्थ रेट अगेन जिस तरह क्रूड डेथ रेट है, सिमिलर टू दैट क्रूड बर्थ रेट होता है, कि क्रूड डेथ रेट में नंबर ऑफ डेथ्स हैं एक साल में 1000 लोगों में से, इसी तरह नंबर ऑफ बर्थ्स हैं 1000 लोगों में से, ठीक है, कि अगर 1000 की पॉपुलेशन है तो उसमें 27 का इजाफा हो रहा है, यानी कि 27 बच्चे मज़ीद पैदा हो रहे हैं। 1000 की पॉपुलेशन है, 27 बच्चे पैदा हो रहे हैं और 6.7 लोग डेथ हो रहे हैं, उनकी वफ़ात हो रही है। तो दैट मीन्स कि अगर मैं आपके सामने ये कैलकुलेटर खोलूँ
1000 की पॉपुलेशन है, ठीक है, इसके अंदर 27 बच्चे पैदा हुए, ठीक है, और 6.7 अफराद वफ़ात पा जाते हैं, तो दैट मीन्स कि अगर 2020 में पॉपुलेशन 1000 थी तो 2021 में पॉपुलेशन कितनी हो गई, 1020.3 यानी कि 1020.3, ठीक है। तो अगर दूसरे साल भी इसके अंदर मज़ीद इजाफा होगा, तीसरे साल मज़ीद इजाफा होगा, तो यानी कि अगले 10 साल में ये पॉपुलेशन अच्छी खासी ग्रो की होगी। तो ये एक बहुत डेंजरस लेवल है पॉपुलेशन ग्रोथ का पाकिस्तान के हवाले से। अच्छा, ये तो एक जस्ट जनरल सारी समरी थी। उसके बाद अगर हम बात करें ये डेटा लिया कहाँ से जाता है, तो द डेमोग्राफिक डेटा इन द डेवलपिंग कंट्रीज इज यूजुअली ऑब्टेन्ड बाय 3 सोर्सेज, ठीक है। अमूमी तौर पर 3 सोर्सेज से डेटा लिया जाता है। नंबर 1 इज़ द रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसको आप बर्थ सर्टिफिकेट या बेफॉर्म के तौर पे जानते हैं कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो बच्चे की रजिस्ट्रेशन की जाती है। रजिस्ट्रेशन से बच्चे को का डेटा जो है वो डाला जाता है कि उससे पता चलता है कि हाँ भाई कितने बच्चे जो है वो पैदा हो रहे हैं। और इसी तरह जो है वो डेथ सर्टिफिकेट होता है कि जब कोई बंदा मर जाता है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाया जाता है, तो वो रजिस्ट्रेशन सिस्टम में ये डाटा आता है। फिर सेंसस जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा सर्वेज होते हैं, मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर सर्वेज वगैरह होते रहते हैं, डेटा कलेक्ट किया जाता है ताकि हम जान सकें कि मुल्क में रहने वाले लोगों की सूरत हाल कैसी है और क्या जो हमारा सेंसस का डेटा है, क्या सर्वे से बुनियादी तौर पर हमारे सेंसस डेटा की वेरिफिकेशन भी हो जाती है कि क्या जो हमने सेंसस में डेटा फाइंड किया, सर्वे हमें बताता है। सर्वे जो है वो छोटे एरिया पर हो जाता है ना, तो उसको फिर बाद में पॉपुलेशन को के ऊपर जनरलाइज कर लिया जाता है। तो सर्वे जो है वो फिर हमें वेरीफाई कर देता है कि क्या आया ये जो डेटा है ये वाकई उसी तरीके से चल रहा है या क्या इसके अंदर कोई चेंज आ गया है, क्या कोई कमी पेशी हुई है या मज़ीद इजाफा बढ़ गया है इसमें। तो सर्वे करके तो फिर हमें जो है वो एक तरह से ये भी समझ आ जाती है कि हमारा जो अब सेंसस डेटा है वो काफ़ी पुराना हो चुका है, तो अभी हमें मज़ीद सेंसस की फौरी तौर पर ज़रूरत है। अच्छा, कुछ इसमें इस रिपोर्ट में कुछ इंडिकेटर जो यूज़ किए गए हैं वो जनरल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और नेचुरल, ये जो अभी हमने सारा चीज़ पढ़ी है। अच्छा, उसके बाद हम कुछ मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर हमारे पास यहाँ से शुरू करते हैं। हमारे पास पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बाय ब्रॉड एज ग्रुप एंड सेक्स, ठीक है। अब ये सेंसस 2017 है और ये पाकिस्तान डेमोग्राफिक सर्वे है, ठीक है। अब ये 2017 में हमारा सेंसस हुआ था और 2020 की ये रिपोर्ट है जिसके साथ हम पढ़ रहे हैं। तो अब ये अगेन अभी जो मैंने बात की ना कि सेंसस जो है वो हमें डेटा देता है, सर्वे जो है वो हमें बताता है कि क्या कमी पेशी हुई है। तो अब वो मर्द जो 15 साल से छोटे बच्चे हैं यानी कि लड़के हैं, सेंसस 2017 में पॉपुलेशन उनकी 40.95% थी, यानी कि आलमोस्ट 41% उनकी पॉपुलेशन थी, जबकि अब 2020 के डेटा के मुताबिक उनकी पॉपुलेशन कम होकर 37.84% हो गई है। यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 37.84% जो है वो 15 साल से कम नौजवान लड़के हैं। इसी तरह ख़वातीन जो हैं, जो बच्चियां हैं 15 साल से कम उम्र जो बच्चियां थी, उनकी पॉपुलेशन जो है वो 39.65% थी, जो कि अब कम होकर 35.5% पॉपुलेशन रह गई है। इसी तरह वो लड़के और मर्द जो 15 साल से लेकर 64 ईयर तक की जिनकी उम्र है, वो उनकी पॉपुलेशन 55.26% निकली थी 2017 में, जबकि अब 2020 में उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर गई है 57.18%, ठीक है। अब मेल पॉपुलेशन जो कि 65 साल से ऊपर, 65 साल रिमेंबर 65 हमारा जो है वो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है पाकिस्तान में कि 65 साल के बाद बंदा या मेल या फीमेल हो चाहे जो भी है वो अमूमी तौर पर वफ़ात पा जाता है। तो 3.79%
बुज़ुर्ग हमारे मर्द बुज़ुर्ग हमारे ज़िंदा थे 2017 में, जो कि पॉपुलेशन अब इंक्रीज़ होके 4.63% हो गई है, विच इज़ गुड साइन। ठीक है, ये अच्छा साइन है। इसका मतलब है कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी सी इंक्रीज़ की है। इसी तरह ख़वातीन की अगर हम बात करें तो 15 साल से 64 साल तक की जो ख़वातीन है वो हमारी पॉपुलेशन का 56.72% थी, जो कि अब इंक्रीज़ होकर 57.78% हो गया है। इसी तरह 65% पॉपुलेशन 65 से ऊपर जो ख़वातीन थी उनकी पॉपुलेशन 3.63% थी, जो कि अब 3.8% पॉपुलेशन उनकी हो गई है। ये डेटा हमें दिखा रहा है कि वी आर गोइंग इन अ करेक्ट डायरेक्शन। हमारी जो डायरेक्शन है वो सही है, हमारी डायरेक्शन गलत नहीं है। 15 साल से कम उम्र बच्चे हैं, उनकी तादाद थोड़ी सी कम हुई है, विच इज़ अ गुड साइन। अगेन ख़वातीन की तादाद भी कम हुई है 15 साल से कम, विच इज़ अ गुड साइन कि बच्चे जो हैं वो कम पैदा हो रहे हैं। और ये जो यूथ है हमारी, या जो 15 से 64 साल की उम्र के हैं, ये भी इंक्रीज़ कर रहा है। मर्द भी बढ़ रहे हैं, औरतें भी बढ़ रही हैं। और इसी तरह 65 से ऊपर जो लोग जा रहे हैं उनकी भी परसेंटेज बढ़ी है। दैट मीन्स कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा हो रही है। अच्छा, और ये वैसे डेटा है, और ये आगे चार्ट की सूरत में हमें दिखाया जा रहा है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यही डेटा अब हम चार्ट की सूरत में देख रहे हैं कि जो मेल हैं वो अंडर 15 ज़्यादा हैं परसेंटेज उनकी, और ख़वातीन की थोड़ी सी कम है। इसी तरह जो 15 से 64 है वो ख़वातीन थोड़ी सी ज़्यादा हैं और मर्द थोड़े से उनके कम हैं। इसी तरह 65 से ऊपर ख़वातीन अमूमी तौर पर उनकी डेथ ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। उसके बाद सेक्स रेशियो की बात करें तो सेक्स रेशियो अर्बन और रूरल एरियाज़ के हिसाब से देखें कि कितने लोग जो हैं वो रहते हैं शहरों में और कितने देहातों में रहते हैं। द सेक्स रेशियो इज़ द रेशियो ऑफ मेल्स टू, बल्कि इसको आप छोड़ दें, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये पॉपुलेशन पैरामिड ये बहुत ज़रूरी है आपको के लिए समझना। मैं जूम करता हूँ थोड़ा, अब ये थोड़ा सा ब्लरी है, सो कोशिश करें कि इसको समझने की, कि अब ये जो पैरामिड है ना, ये पैरामिड बुनियादी तौर पर आपको दिखा रहा है कि ये जो एज ग्रुप है, ये साइड पे एज ग्रुप लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाली जो साइड है ना, ये एज ग्रुप लिखा हुआ है, और ये जो एरिया है ये उनकी रेशो लिखी हुई है। ये उनकी रेशो लिखी हुई है कि कितने जो है वो तादाद उनकी ज़्यादा या कम हो रही है। तो इसमें आप देखें 0 से 4 साल तक, यानी कि बच्चा पैदा होने से 4 साल तक की उम्र के जो मर्द हैं वो कम हैं एज़ कम्पेयर टू, और बल्कि थोड़े से ही कम है। बच्चियां ज़्यादा पैदा हो रही हैं, मर्द कम पैदा हो रहे हैं, लड़के कम पैदा हो रहे हैं। फिर 5 से 9 साल तक की जो पॉपुलेशन है वो मर्दों की ज़्यादा है, औरतों की कम है। दैट मीन्स कि बच्चियां जो हैं वो पैदा होके बच्चियों के मरने के चांसेस ज़्यादा हैं और बच्चों के मरने के चांसेस कम नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। यानी कि जब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की हमने बात किया तो उसमें जो डेथ हो रही है, बच्चियों की डेथ ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू लड़कियों की डेथ ज़्यादा हो रही है। उसके बाद 10 to 14 का एज ग्रुप देखें तो इसमें जो है आप ये देख सकते हैं कि अगेन लड़कों की तादाद जो है वो ज़्यादा है, लड़कियों की तादाद थोड़ी सी कम हो रही है। फिर उसके बाद 15 से 19 साल जो कि आपका अमूमी तौर पर आपका एज ग्रुप बनता है, बिकॉज़ आप जो है वो 15 to 19 के अंदर हैं। तो आपके डेटा को अगर हम देखें तो यहाँ पर देखें आप जो हैं वो 9 के, लड़कियाँ जो हैं वो 9 में फॉलो कर रही हैं और लड़के जो हैं वो 10 के करीब आ रहे हैं, राइट, बल्कि 11 पे जा रहे हैं, यहाँ पे 11 पे जा रहे हैं। और लड़कियाँ जो हैं वो इस एज ग्रुप में 10 से कम है। तो दैट मीन्स कि लड़कों की तादाद जो है वो ज़्यादा है, टीनेजर्स ज़्यादा हैं लड़के एज़ कम्पेयर टू लड़कियां। उसके बाद आगे जिस तरह हम जाते जाते हैं तो आपको ये सारा एज ग्रुप नज़र आता जाता है कि किस तरीके से ये कम हो रहे हैं, लड़कों की तादाद और ख़वातीन की तादाद उसी तरह कंपैरेटिवली कम हो रही हैं। अब ये इंटरेस्टिंग फिगर हैं जो हमारे इंतहाई एल्डरली पॉपुलेशन है वो यहाँ पर आप देखें कि 85 के बाद गौर करें 85 से 89 तक मर्द नज़र आ रहे हैं, लेकिन
उसके बाद आगे 85 के बाद मर्द नज़र नहीं आ रहे, औरतें बहरहाल नज़र आ रही हैं। तो दैट मीन्स के वो लोग जो कि 99 की एज तक जा रहे हैं, या लेट्स सपोज के 90 क्रॉस कर रहे हैं, तो उसमें ख़वातीन ज़्यादा हैं और मर्द उसमें कम हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। हाउस होल्ड साइज़, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है। एवरेज हाउस होल्ड साइज़ का देखें तो पाकिस्तान में 2017 का जो डेटा था उसके मुताबिक एक घर में 6.39 लोग रह रहे थे, यानी कि एक नॉर्मल घर के अंदर 6 अफराद रह रहे थे, ठीक है। 6.4 अफराद रह रहे थे, जबकि 17-18 के PDHS डेटा के मुताबिक 6.6 रह रहे थे। और अब 2020 में ये तादाद कम होके लेस देन 6 हो गई है, कि यानी कि पहले जो है वो 6.4 के करीब लोग रह रहे थे ओवरऑल पाकिस्तान में, जबकि अब ये तादाद कम होके लेस देन 6 हो गई है। अर्बन एरियाज़ में 6.12 जबकि 2017 में, जबकि 2020 के डेटा के मुताबिक 5.87। और इसी तरह रूरल एरियाज़ में ये ज़्यादा है, कि यानी कि 6.55 लोग जो हैं वो एक घर में रह रहे थे, जबकि अब रूरल एरियाज़ में तकरीबन 6 अफराद एक घर में रहते हैं। एवरेज हाउस होल्ड साइज़, ये अगेन ये नंबर से, ये उसका चार्ट के तौर पे शो किया गया है, अर्बन, रूरल और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात करें तो। अच्छा, नंबर ऑफ़ पर्सनस की बात करें अगर, कि कितने लोग जो हैं वो हाउस होल्ड में हैं, इसको भी बल्कि आप रहने दें। तो आगे चलते हैं क्रूड बर्थ रेट पे, जो कि ऊपर हमने नंबर देखा था। अब यहाँ पर हमारे पास 29 जो क्रूड बर्थ रेट आया था कि 29 बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, 2017-18 में, और अब 2027 में 27। ऊपर कैलकुलेटर से हमने ये कैलकुलेशन भी की। तो अर्बन में जो है वो 26 है 2017 में, जबकि अब 23 आया है। दैट मीन्स के अर्बन एरियाज़ में, शहरों में 1000 में 23 बच्चों का इजाफा हो रहा है, कि यानी कि अगर 1000 बच्चे हैं तो उनमें से 23 बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, ठीक है। वो ख़वातीन जो हैं वो जो 15 से 49 ईयर तक की जो ख़वातीन हैं वो 23 बच्चे पैदा कर रही हैं, जबकि रूरल में ये पॉपुलेशन ज़्यादा है, यानी कि रूरल में बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। ये उसका चार्ट के तौर पर है। जनरल फर्टिलिटी रेट पाकिस्तान, ओवरऑल पाकिस्तान का 124 है, और 2017 में भी 124 था। अर्बन में ये नंबर कम है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। अगेन वही बात कि गाँव में बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू सिटीज़। उसके बाद एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना। अब ये देखें, इसमें ये शो किया जा रहा है कि वो ख़वातीन जो बच्चे पैदा कर रही हैं वो उनकी एज ग्रुप क्या है। तो ये एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट आ रहा है कि कितने ख़वातीन जो हैं वो मैक्सिमम किस उम्र में बच्चे पैदा ज़्यादा हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा। तो 15 से 19 साल की जो लड़कियां हैं वो तकरीबन लेस दैन 50 बच्चे पैदा कर रही हैं विद इन अ ईयर, ठीक है। जबकि आगे चलते जाएं 20 से 24 ये नंबर इंक्रीज करता है। पीक पर ये नंबर जा रहा है 25 से 29 साल की जो ख़वातीन है वो सबसे ज़्यादा बच्चे उनके यहाँ पैदा होते हैं, जिनकी उम्र 25 से 29 साल के बीच में होती है। 20 to 24 भी नंबर हाई है, बट 25 to 29 मैक्सिमम ये नंबर शो हो रहा है। इसी तरह 30 to 34 भी ये नंबर हाई है, तकरीबन 20 to 24 के करीब, या फिर 35 से कम हो जाता है। फिर 49 और 45 से 49 अगेन नंबर बहुत लो है। दैट मीन्स कि यहाँ पे इस नंबर से हमें ये भी शो हो रहा है कि अमूमी तौर पर पाकिस्तान में शादियों की जो शादी करने की जो उम्र है वो भी हमें यहाँ से शो हो रही है, कि दैट मीन्स कि 20 साल से, ये देखें 20 साल से लेकर ये हमारी जो शादी की उम्र निकल रही है वो तकरीबन यहाँ तक निकल रही है, मैक्सिमम यहाँ तक। तो दैट मीन्स के
20 साल से लेकर 29 साल 30 साल तक की उम्र में शादियों की जो तादाद है वो ज़्यादा है, कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं शादी कि वो 20 साल से 30 साल के बीच में 20 to 30 ईयर्स के बीच बीच में शादी करके अपने बच्चे पैदा करना शुरू कर दें। ये नंबर यहाँ से भी हमें शो कर रहा है। उसके बाद ये आगे एज ग्रुप वाइज फर्टिलिटी, ये जो चार्ट आपको लाइन ग्राफ नज़र आया उसका डेटा अब नंबर्स में ये आपको शो हो रहा है। हम 2017 का और 2020 का कंपैरिजन करते हैं तो ओवरऑल पाकिस्तान में 15 से 19 साल की लड़कियों ने 46 बच्चे पैदा किए 2017 में, 2020 में 41 बच्चे। अर्बन में 42 था, अब 2020 में अर्बन में 29 आया है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है, विच इज़ अ गुड साइन। जबकि रूरल में ये नंबर इंक्रीज़ किया है, 47 से 48 हुआ है। इसी तरह 20 to 24 186, जबकि अब 193, दैट मीन्स कि ये नंबर भी इंक्रीज़ किया है अर्बन में भी और रूरल में भी। अब 20 to 29 224 बच्चे, इधर 227 बच्चे। 30 से 34 नंबर सेम रहा है, और उसके बाद आगे ये नंबर 40 to 44 में भी हमें यहाँ पर इंक्रीज़ होता नज़र आ रहा है। 35 to 39 में भी ये नंबर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ होता हमें शहरों में भी नज़र आया। ये देखें, यहाँ पे 56 था, यहाँ पर 71 है, तो दैट मीन्स दिस इज़ अ जंप, ह्यूज जंप। तो दैट मीन अब ये चार्ट हमें शो ये कर रहा है कि शहरों के अंदर शादियों की जो उम्र है वो 15 से 19 साल से कम होकर कम हो गई है। ठीक है, शादी करने की उम्र जो है शहरों में निस्बतन ये जो ट्रेंड है यंग लड़की या लड़के की शादी करने का जो ट्रेंड है ये कम हुआ है। ठीक है, और लेट शादी ज़्यादा हो रही है। लेट बच्चे का दैट मीन 30 से 34 में जो बच्चों की पैदाइश है वो ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब है कि जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो अब जल्दी शादी नहीं कर रहे हैं, वो 15 18 16 18 20 साल की उम्र में शादी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अब 30 to 34 की एज में जाकर शादी कर रहे हैं। 30 के करीब करीब जाकर लोग शादी कर रहे हैं, तो 31 32 में उनके यहाँ बच्चे पैदा होना शुरू हो रहे हैं। आगे हम चलते हैं, क्रूड डेथ रेट पर आते हैं। क्रूड डेथ रेट मैंने आपको पहले बताया था कि 1000 लोगों में से कितने लोग मारे हैं, तो पाकिस्तान में ओवरऑल 6.7 है, अर्बन और रूरल का तकरीबन सेम ही ये क्रूड डेथ रेट है। अच्छा, अब ये मेल और फीमेल का जो है वो एज स्पेसिफिक डेथ रेट देखें तो ये तकरीबन साथ साथ ही चल रहा है, ये साथ साथ ही चल रहा है। हाँ, ये है कि यहाँ पर एक जो है वो डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है, ये वाला डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है कि 29 30 25 से लेकर 34 साल तक के जो इसमें एज है, जो एज ग्रुप है, इसमें मर्द ज़्यादा डेथ हो रही है मर्दों की, बल्कि ये ओवरऑल ही देखें, ये यहाँ पर ख़वातीन की डेथ बहुत कम है। इस एज ग्रुप में 25 से 44 ख़वातीन बहुत कम वफ़ात पा रही हैं एज़ कम्पेयर टू मर्द। मर्दों की मरने की तादाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। अच्छा, ये अगेन ये उसके नंबर्स आ जाते हैं मोर्टेलिटी। ये डॉक्यूमेंट जो है ना, मैं ये इसमें लिंक भी डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप इसको डाउनलोड करके तो आप इसको ख़ुद भी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट मैं जो है ना इसमें लगा दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूँगा। फिर उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, बच्चे 1 साल से पहले ही मर जाते हैं। 62 से ये नंबर कम हो गए 56 हुआ है, विच इज़ अ गुड साइन। उसके बाद आगे चलते जाएं, कॉजेज़ ऑफ डेथ की अगर हम बात करें कि ये जितनी भी डेथ हुई हैं ये इनमें कॉजेज़ क्या हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी कि दिल के अमराज सबसे ज़्यादा है, 14.74% ऑफ द डेथ जो है वो ड्यू टू हार्ट डिजीज़ हुई थी। अमूमी तौर पर हार्ट अटैक्स जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा होता है। फिर बुखार की वजह, फीवर की वजह से 9.28% लोगों की डेथ हुई। जिसको स्ट्रोक कहते हैं, स्ट्रोक की वजह से 6.45% डेथ। डायबिटीज़ की वजह से 5.63, कैंसर से 5.5% लोग मरते हैं, एस्थमा से 3.85, सांस की दूसरी बीमारियों से 3.64, फिर उसके बाद डायरिया या वॉमिटिंग की वजह से 3.15,
किडनी प्रॉब्लम की वजह से किडनी स्टोन्स हो गई या किडनी से रिलेटेड इश्यूज की वजह से 2.77, फिर उसके बाद आगे हेपेटाइटिस से 1.96 हो रही हैं, लीवर से 1.56, ट्रैफिक एक्सीडेंट से 1.13% लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठ रहे हैं। दिस इज़ वेरी गुड, वेरी बैड साइन के 1.13% लोग जो हैं वो मर रहे हैं। ये एक प्रॉब्लमेटिक नंबर है हमारा कि कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि यानी कि ख़वातीन जो हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान उनके मरने की जो रेशो है, वो जो मरने की जो परसेंटेज है वो 1.26% है। दैट इज़ अगेन वेरी हाई नंबर के बच्चियां जो हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं और प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो उनकी वफ़ात हो जाती है। तो ये अगेन ये एक हाई नंबर है। अगेन उसकी वजह यही है कि कम उम्र में शादी कर दी जाती है और कम उम्र में शादी की वजह से जब बच्ची प्रेग्नेंट होती है तो उसकी जो बॉडी है वो उस प्रेगनेंसी को डील नहीं कर पाती है और अल्टीमेटली जो है वो बच्ची की वफ़ात हो जाती है। उसके बाद ये आगे मर्डर यानी कि कत्ल की वजह से 0.55, दिस इज़ अगेन हाई नंबर। ये इतना बज़ाहिर तो ये परसेंटेज कुछ भी नहीं लग रही, बट दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी हाई नंबर। अगेन अब उसके बाद आगे ये सुसाइड, ये नंबर 0.25, दिस इज़ अगेन अ वेरी हाई नंबर। 0.25% एक बहुत बड़ा नंबर है सुसाइड के लिए, ठीक है। उसके बाद जलने से 0.16% डेथ हो जाती है और अननोन कॉजेज़, ऐसी डेथ्स जिनकी कॉजेज़ नहीं पता चल पाती हैं वो 21.40% वो ऐसी डेथ्स हैं जिनका हमें पता नहीं होता। रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बल्कि हम देखते हैं, ये हमारी जो है वो हमें इंक्रीज़ करती थोड़ी सी नज़र आई है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया ना कि ओवरऑल जो है नहीं बल्कि ये हमें डिक्रीज़ करती देखे नज़र आ रही है। वैसे हमारी सिमत तो दुरुस्त है बट दिस नंबर इज़ शोइंग लेस कि मेल की जो पॉपुलेशन जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसमें थोड़ा सा इजाफा हमें नज़र आ रहा है, 0.2% का इजाफा हमें नज़र आ रहा है। लेकिन फ़ीमेल जो हैं उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम हुई है, 66.5% से अब ये 65.5% पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ गई है जो कि कम हुई है। अच्छा, उसके बाद आगे ये वैल्यूज़ आप छोड़ दें, आपको इनकी समझ नहीं आएगी। ये डिटेल टेबल्स हैं, आई वुड जस्ट स्किप दिस। इसको अगर आप खुद देखना चाहें तो मैंने जिसका आपको बताया कि आप देख सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चनेयर्स हैं जो कि इन्होंने ड्यूरिंग सर्वे ये लोगों से इन्होंने ये फिल करवाई थी, ये वाली इंफॉर्मेशन फिल करवाई थी। तो ये आप फॉर्म्स देख सकते हैं, आखिर में आपको ये फॉर्म्स भी मिल जाएंगे। उसके ऊपर हमारे पास जो है वो लिटरेसी रेट है। लिटरेसी रेट जो है ये भी इसको देख लेते हैं कि 10 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं वो 64.1% पढ़ते हैं, जिनमें मर्दों की तादाद ज़्यादा है, लड़कों की तादाद ज़्यादा है, लड़कियों की तादाद कम है। और सबसे ज़्यादा जो हमें लिटरेसी रेट नज़र आ रहा है वो कहाँ पे नज़र आ रहा है, 15 से 19 साल तक के बच्चों में। यानी कि आपका जो एज ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड एज ग्रुप हमें नज़र आ रहा है कि आप लोग पढ़ते हैं। उसके बाद कम होता होता 60+ में ये लिटरेसी रेट कम होता जा रहा है। अब लिटरेसी रेट जो है वो ये इस बात को कहते हैं कि ऐसे लोग जिनको अपना नाम लिखना आता है, जो अखबार पढ़ सकते हैं, उसको लिटरेसी रेट कहते हैं। और उसके बाद अगर रीजन्स की बात करें, अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ में, तो ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद ज़रा थोड़ा सा ऊपर जाएं, ये है हमारा सूबों के हिसाब से। ओवरऑल पाकिस्तान का 61.38 है लिटरेसी रेट, जबकि पंजाब का सबसे ज़्यादा है 70.31, सिंध का 52.07, KPK में 56.2 और बलूचिस्तान का सबसे कम है 32.52।
आगे ये हाउस होल्ड के नंबर्स हैं, ये डेथ्स हैं। अब ये देखें अंडर 1 यानी कि 1 साल से पहले 23.74 डेथ्स हो रही हैं, ठीक है। तो दिस इज़ हाई नंबर। 65 से 69 6.01 और 60 से 64 10.54 लोग मर जाते हैं 1000 में से। KPK की डेथ्स हैं, ये सूबा वाइज सूबे के हिसाब से डिवीजन करके तो ये सारी दिखाई हुई है। सो डिस्कस द ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान विद रेफरेंस टू डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। अब ये जो मॉडल है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, इसको समझने के लिए मैंने ये एक पिक्चर ली है, यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल बुनियादी तौर पर मॉडल क्या है? मॉडल ये है कि इसके अंदर जो है वो हम पॉपुलेशन का डेटा लेते हैं और उस पॉपुलेशन के डेटा को हम लगाते हैं, एक लाइन ग्राफ लगाते हैं और वो लाइन ग्राफ जो है वो हमें दिखाता है कि ड्यूरिंग दीज 5 स्टेजेस पॉपुलेशन जो है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। तो 5 स्टेज होते हैं। सबसे पहले हाई स्टेशनरी स्टेज होता है। नंबर डेथ रेट और बर्थ रेट जो है वो सेम ही होते हैं, तकरीबन सेम होते हैं। टोटल पॉपुलेशन जो है वो कम होती है। पॉपुलेशन अगेन देखें, हाई स्टेशनरी में पॉपुलेशन कम होती है। डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किए होते हैं हाई स्टेशनरी में। फिर अर्ली एक्सपेंशन होती है जिसके अंदर डेथ रेट जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन बर्थ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ करती है। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है, डेथ रेट कम हो रहा है और बर्थ रेट ज़्यादा ही है। फिर लेट एक्सपेंशन आती है जिसके अंदर बर्थ रेट डेथ रेट जो है वो नॉर्मल हो जाता है, यानी कि डेथ रेट जो है वो अब इक्वल ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है, जबकि बर्थ रेट जो है वो अब कम होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज़ करने लग पड़ता है। फिर लो स्टेशनरी आता है जिसके अंदर अगेन बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम होने के करीब आते हैं। फिर उसके बाद डिक्लाइनिंग आती है, अगली स्टेज आखिरी स्टेज आती है डिक्लाइनिंग, जिसके अंदर एक्चुअली में डेथ ज़्यादा हो रही होती है और बर्थ कम हो रही होती है, जिसको हम नेचुरल डिक्रीज़ कहते हैं। ठीक है, इसमें पॉपुलेशन जो है लो स्टेशनरी में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि नंबर ऑफ़ डेथ्स और नंबर ऑफ़ जो होती हैं डेथ्स होती हैं वो कम हो जाती हैं, नंबर ऑफ़ बर्थ्स जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। और फिर लो स्टेशनरी में के आखिर में ये जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन स्टेबल हो जाती है, और डिक्लाइनिंग में फिर पॉपुलेशन आखिरी स्टेज पे पॉपुलेशन अगेन दोबारा से कम होना शुरू हो जाती है, और कम होते होते अगेन हाई स्टेशनरी अर्ली एक्सपेंशन ये प्रोसेस रिपीट होता है। तो ये होती है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। अच्छा, एग्जांपल्स की बात करें तो अर्ली एक्सपेंशन में इजिप्ट, कीनिया, इंडिया शामिल है, जिनकी रेगुलरली बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। लेट एक्सपेंशन में ब्राज़ील है, ब्राज़ील जो है उनकी डेथ रेट जो है, ब्राज़ील में डेथ रेट जो है वो कम है और बर्थ रेट जो है वो भी फॉल करती जा रही है। लो स्टेशनरी में हमारे पास डेवलप्ड कंट्रीज़ जिस तरह के USA, जापान, फ्रांस, UK आ गई है वो है, और डिक्लाइनिंग कंट्रीज़ में हमारे पास ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन एक्चुअली में डिक्लाइन हो रही है और एक्सटिंक्शन पे वो पहुंच रहे हैं, जिसमें हमारे पास जर्मनी की एग्जांपल लिखी हुई है कि जर्मनी में एक्चुअली में जो जर्मन्स हैं वो मर ज़्यादा रहे हैं और उनकी जो बर्थ्स हैं वो बहुत कम हो रही हैं, वेरी लो उनकी बर्थ रेट है। ठीक है, तो अब इसी डेमोग्राफिक डेटा को, इसी डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को अगर हम पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई करें तो ये डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ जावेद हैं, इन्होंने ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल को पाकिस्तान की पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई किया है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सेंसस डेटा। तो यहाँ पर ये उन्होंने जो पाकिस्तान की डेटा लगाकर तो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल बनाया। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अर्ली स्टेजेस में जो है वो बर्थ और डेथ रेट्स तकरीबन सेम ही जा रहे हैं, उसके बाद ये बर्थ रेट कम हो रहा है, और अगेन फोर्थ स्टेज में लेट एक्सपेंशन में लो स्टेशनरी में हमारे पास जो है वो अगेन बर्थ रेट और डेथ रेट ऑलमोस्ट सेम हमें नज़र आता जा रहा है। और
आगे प्रिडिक्शन जो है डिक्लाइन में वो ये आ रही है कि हमारी शायद मुमकिन तौर पर बर्थ रेट्स हमारी कम हो जाएं और डेथ रेट्स हमारी इंक्रीज़ करें, जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन स्टेबिलिटी की तरफ जा सके। तो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है। ये पिक्चर आपने इस तरीके से आपने इसको ड्रॉ करनी है अगर आपको पेपर में आया, और अगर आपकी एक्सप्लेनेशन आई कि आप इसको एक्सप्लेन करें तो आप जो है वो इस डेटा के मुताबिक ये जो चार्ट नीचे बना हुआ है ये इस हिसाब से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। रीज़न्स आप देंगे हाई स्टेशनरी में ज़्यादा डेथ और ये क्यों है, तो वो आप देंगे कि ज़्यादा बच्चों की ज़रूरत होती है फार्मिंग में, बच्चे जो हैं वो मर जाते हैं जल्दी में, फैमिली प्लानिंग कुछ नहीं होती है, लेट एक्सपेंशन में जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज़ आ जाती हैं, बच्चों की लेबर चाइल्ड लेबर कम हो जाती है, जबकि लो स्टेशनरी में जो है वो फैमिली प्लानिंग होती है, गुड हेल्थ होती है, ठीक है, लेट मैरिजेस होती हैं जिसकी वजह से बर्थ रेट जो है वो डिक्लाइन करता है। ठीक है, तो अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप पहले ये चार्ट ड्रॉ करेंगे और उसके बाद आगे आप ये रीजंस देंगे डेथ रेट की, बर्थ रेट्स की, नेचुरल इंक्रीज़ कैसे होता है, डेथ रेट कैसा होता है, बर्थ रेट कैसा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। वो है इवेलुएट द रीजंस फॉर द वेरिएशंस इन बोथ डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पॉपुलेशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ पाकिस्तान। तो इसके लिए आपको पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास 10 इंग्लिश मीडियम बुक है मेरे पास, इसके पेज नंबर 94 पर आपको ये डेट मिलेगा, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। ये जस्ट रीडिंग है, ये आपने पढ़ लेनी है तो आपको जो है वो समझ इसकी आ जाएगी। दिस इज़ वेरी इजी, जो मैंने अभी आपको समझाया है सेम यही चीज़ें जो हैं अब इनको हमने पाकिस्तान के ऊपर हमने लगाया है। फैक्टर्स जो हैं वो इसको किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कुछ जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं। एन एरिया विच हैज़ लेवल सॉफ्ट और फर्टाइल लैंड इज़ ईजी टू पॉपुलेट, जैसे कि पंजाब है, ठीक है, इनको पॉपुलेट करना आसान होता है क्योंकि वहाँ पर फर्टिलाइज है ना, यानी कि एग्रीकल्चर वहाँ पे ज़्यादा है, तो खुराक की सहूलत वहाँ पे मौजूद है, ग्रोथ करने की सहूलत मौजूद है, फैसिलिटीज़ वहाँ पर इजीली बन जाती है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन आसान होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना इजी होता है क्योंकि फ्लैट रोड होता है। पहाड़ों के ऊपर सड़क बनाना ही बहुत मुश्किल होती है, दरियाओं के ऊपर या रॉकी एरियाज़ के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शन मुश्किल होती है। फ्लैट एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर घर बन जाते हैं, सड़कें बन जाती हैं, हॉस्पिटल बन जाते हैं। तो फैसिलिटीज़ जो हैं वो फर्टाइल फ्लैट लैंड्स के ऊपर जो है, जिसको हम प्लेन्स भी कहते हैं, वो अच्छी होती है। इस वजह से प्लेन्स में जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा ग्रो करती है। ठीक है, हियर रिसोर्सेज एंड मीन्स ऑफ लिविंग कैन ईजिली बी ऑब्टेन बाय फार्मिंग एंड गार्डनिंग इन सच एरियाज। लिविंग, बिल्डिंग हाउसेज एंड ऑब्टेनिंग द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ इज़ रिलेटिवली ईजी, दैट इज़ वाई दीज एरियाज आर ओवर पॉपुलेटेड। हम प्लेन एरियाज़ जैसे लाहौर है, पंजाब के काफ़ी ज़्यादा रीजन है, सिंध में अगर कराची है, हैदराबाद वगैरह की बात करें तो ये एरियाज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड हैं क्योंकि यहाँ पर फ्लैट लैंड है और इधर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट आसान होती है। ऑन द अदर हैंड रिजिड टेरेन, माउंटेन्स, फॉरेस्ट एंड बैरन और वेस्ट लैंड एरियाज़ जो है वो सूटेबल नहीं होते हैं लाइफ के लिए क्योंकि वहाँ पर अननेसेसरी जियोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं, मतलब टेम्परेचर वहाँ पे ठीक नहीं होता रहने के लिए, या बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कोई भी रीजन जो है वो इसमें आ सकते हैं। बहुत फर्टाइल द प्लेन एरियाज ऑफ पाकिस्तान वेयर द सोइल इज़ वेरी फर्टाइल एंड कल्टिवेटेड हैव अ डेंस पॉपुलेशन सच एज रिवर इंडस प्लेन, वैलीज ऑफ पेशावर, मर्दान एट्सेट्रा। ठीक है, ये एरियाज़ पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं। क्लाइमेट की बात करें, द हेल्थ ऑफ पीपल लिविंग इन अ फेवरेबल क्लाइमेट इज़ गुड। नॉर्मल टेम्परेचर जहाँ पर होता है 20 से 40 के बीच में टेम्परेचर होता है तो दैट इज़ अ गुड टेम्परेचर, राइट। तो यहाँ पर पॉपुलेशन, इन एरियाज़ में पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। टाइमली रेनफॉल, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है, बारिश होती रहती है, और हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ठीक है, अबंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, ये 3 मेन चीज़ें हैं जो कि पॉपुलेशन की ग्रोथ को ज़्यादा करते हैं। तो अगर क्लाइमेट अच्छा होगा तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो फूड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, फूड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी तो पॉपुलेशन जो है वो उन जगहों पर आने की ज़्यादातर तरजीह करेगी। ठीक है, मिनरल रिसोर्सेज की बात करें, कोल, आयरन, ओल, प्रेशर स्टोन्स वगैरह होती हैं, ठीक है,
तो लोग वहाँ पर उन एरियाज़ पे जाते हैं उनकी माइनिंग करने के लिए, ताकि उनकी माइनिंग कर सकें और माइनिंग करके तो अपना जो लाइवलीहुड है वो अर्न कर सकें, ठीक है, कमा सकें। तो इस वजह से उन एरियाज़ में भी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। वो एरियाज़, अब इंडस वैली की सबसे कॉमन एग्जांपल है, इंडस वैली सिविलाइजेशन सारी की सारी रिवर इंडस बैठ के साथ साथ बनी थी, ठीक है। तो वो एरियाज़ जहाँ पर पानी की सहूलत होगी, ऑब्वियसली वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज सेटल्ड अराउंड वाटर रेजर्वायर्स। यही वजह है कि पानी पीने के लिए होगा तो पानी है तो ज़िंदगी है। तो जिस जगह पे पानी नहीं होता वहाँ पर ज़्यादातर ज़िंदगी का वजूद जो है वो नहीं होता है। ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल एरियाज़, जिन एरियाज़ में लगी होती हैं फैक्ट्रीज़ वगैरह लगी होती हैं, वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि काम के हवाले से, इकोनॉमिक कंडीशंस के हवाले से, तजारत के हवाले से लोग जो हैं वो वहाँ पर करीब करीब रहना ज़्यादा तरजीह करते हैं। इस वजह से हमें फैसलाबाद, लाहौर वगैरह जो है वो तेज़ी से ग्रो करती हमें नज़र आती है। कराची, गुजरावाला, सियालकोट वगैरह ये हमें नज़र आते हैं। पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो प्ले करता है कि अगर पीसफुल पॉलिटिकल कंडीशंस होंगी तो लोग वहाँ पर रहना शुरू करेंगे। अब पाकिस्तान में पॉलिटिकल सूरत हाल जो है वो ज़रा ख़राब है, इस वजह से लोग जो हैं वो माइग्रेशन की तरफ को प्रेफर करते हैं, ठीक है। रिलीजियस, पॉलिटिकल और सोशल रीजंस भी होती हैं लोगों के जो है वो करने की वजह से। अब जैसे मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, जैसे अहमदीज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, ठीक है, हिंदूज़ हैं, तो या पारसी हैं, तो उन लोगों के लिए पाकिस्तान में जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इस वजह से वो लोग जो हैं वो मूव आउट कर जाते हैं, पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो कुछ एरियाज़ में डिस्टर्ब होती है, अफेक्ट होती है, कुछ एरियाज़ में कम हो जाती है, कुछ एरियाज़ में ज़्यादा हो जाती है। तो काफ़ी लंबा टॉपिक था ये वाला हमारा। बहरहाल ये है कि ये कंप्लीट हो गया है। मज़ीद ये कि अगर आप में से किसी के पास भी कोई भी सवाल है, कोई चीज़ समझ में मज़ीद नहीं आई है, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि मैं उसको जो है वो आंसर करूं। और फ़र्दर ये कि अगर आपको मज़ीद भी हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा इंस्टाग्राम, मेरा व्हाट्सएप अवेलेबल है, टेलीग्राम अवेलेबल है, आप वहाँ पर मुझसे डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं। और उम्मीद है कि ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो बाकी आखिर में आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने क्लास फेलोज़ के साथ जो है वो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, दिखाएं उनको भी। और पेपर की तैयारी के हवाले से आखिर में जो है हम मॉडल पेपर्स भी करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी अगला लेसन आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको सुन सकें, ठीक है। तो टिल देन फिर कल के लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।